हेलो दोस्तों, स्वागत है आज सक्सेस अल्फा क्लासेस पे। आज आपके लिए कक्षा 10वीं क्लास के बच्चों के लिए बायोलॉजी के 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए गए हैं जो कि आपके परीक्षा दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, आनुवांशिकी किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ग्रेगर जॉन मेंडल पर टिप्पणी लिखिए। और थर्ड क्वेश्चन है, मेंडल के नियमों का वर्णन कीजिए। और आपका लास्ट और फोर्थ क्वेश्चन है, मानव में लिंग निर्धारण की व्याख्या कीजिए। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हुए और उसके उत्तर को समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आनुवांशिकी किसे कहते हैं। कभी आपने सोचा है कि आनुवांशिकी शब्द प्रयोग क्यों होता है? तो आज हम आपको बताएंगे कि आनुवांशिकी किसे कहते हैं। आनुवांशिकी, तो जो आनुवांशिकी होता है विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें हम वंशागति और विविधता का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आनुवांशिकी। तो चलिए हम लिखते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम वंशागति और विविधता का अध्ययन करते हैं, उसे हम आनुवांशिकी कहते हैं। तो आनुवांशिकी मतलब कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम वंशागति और विविधता का वर्णन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आनुवांशिकी। तो इसमें दो वर्ड हैं, एक आपका वंशागति और एक वर्ड है विविधता। तो वंशागति क्या होता है और विविधता क्या होता है। तो वंशागति का मतलब होता है वंशागति, इसका जो वर्ड है उसके वर्ड में ही इसका आपको उत्तर मिलेगा। वंशगति, कि वंश मतलब जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आपके जो लक्षण जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वंशगति या वंशागति। तो जो जनको, जनक मतलब माता पिता, से लक्षण संतति, संतति मतलब बच्चों में जाते हैं, उसे हम वंशागति कहते हैं। तो वंशागति का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जो जनकों से लक्षण संतति में जाते हैं उसे हम वंशागति कहते हैं। जैसे इसको समझने के लिए आपको हम एक उदाहरण देते हुए समझाते हैं। जैसे ई हुआ टिंकू, ई हुआ टिंकू, ई हुआ मिंकू। जो टिंकू है ये इनके पापा हैं। किनके पापा हैं, मिंकू के। तो टिंकू कौन है, पापा है, और जो मिंकू है वो क्या है, इनके बच्चे हैं। तो जो टिंकू के पापा, जो मिंकू के पापा हैं, उनकी आंख की स्थिति जहाँ पे है, जहाँ पे नाक की स्थिति है, जहाँ पे मुंह की स्थिति है,
जहाँ पे कान की स्थिति है वहां पे वैसे ही उनके बच्चे मतलब मिंकू में भी वो कान, वो नाक, वो दांत, उनकी पोजीशन भी क्या है, जैसे इनके पापा टिंकू का होला वैसे ही इनके बच्चे मिंकू का है। तो अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, जैसे पापा की आंख की स्थिति वैसे ही बच्चों में आंख की स्थिति होती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो वंशागति होती है वो क्या करती है, वंश मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आपके ट्रांसफर होते रहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, वंशागति। और एक वर्ड आता है आपका विविधता। एक वर्ड क्या है, वंशागति तो हम पढ़ लिए, अब आते हैं विविधता। विविधता, जो विविधता होता है, विविधता का सामान्य अर्थ होता है भिन्नता। भिन्नता। अब अभी हम पढ़े कि जो वंशागति होती है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण होती रहती है। जैसे पापा की आंख जहाँ पे है वैसे ही बच्चों में आंख की स्थिति रहेगी। अब विविधता का मतलब होता है भिन्नता। अब जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो लक्षण गई तो उनमें कुछ विविधता आते हैं। जैसे हम तो अपने पापा के समान तो नहीं दिखते हैं ना, लेकिन आंख की पोजीशन जो है वो पापा के समान है, लेकिन एकदम डिट्टो कॉपी तो हम अपने पापा के समान तो नहीं दिखते हैं ना, तो उसी को हम बोलते हैं विविधता। कि जो जनक से असमान लक्षण बच्चों में जाती है उसे हम विविधता कहते हैं। अब उदाहरण देते हुए हम आपको समझाएंगे। अब यहाँ पे आपको बताया कि हम टिंकू को पाप आई हुआ टिंकू का बच्चा, मतलब ये है बाप और ये है बेटे। तो यहाँ पे भी हम लेते हैं, जैसे ये है टिंकू के पापा और ये है मिंकू। तो ये कौन है, ये आपके मिंकू को एम से और टिंकू को टी से हम डिनोट कर रहे हैं। तो ये है मिंकू और ये टिंकू। तो मिंकू के पापा कौन है, टिंकू। तो अब जो टिंकू है क्या वे अपने पापा के समान दिखाई देंगे, नहीं। तो कुछ में कुछ तो वेरिएशन आएंगी, कुछ विभिन्नता आएंगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, विविधता। तो विविधता और आपका वंशागति का मतलब आप समझ में आ गया होगा कि जो आपकी विविधता होती है, हम अपने पापा के एकदम डिट्टो कॉपी नहीं दिखते हैं, मतलब हम अपने पापा के असमान होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, विभिन्नता। और वंशागति कि जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वंशागति। तो आपको पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। आपके पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, ग्रेगर जॉन मेंडल पर टिप्पणी लिखिए। ग्रेगर जॉन मेंडल पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी मतलब कि ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने क्या किया, कितने वर्ष तक कार्य किया, किन पौधों को चुना, मतलब उनकी पूरी लाइफ की हिस्ट्री हम क्या करेंगे, इस टिप्पणी के माध्यम से आज आपको बताएंगे। तो हम आज आपको बताएंगे ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। ग्रेगर जॉन
मेंडल। अब ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे? तो अब हम आपको बताएंगे कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल है, ये ग्रीस या इन ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता के जनक कहा जाता है। तो पहला वर्ड है कि ग्रेगर जॉन मेंडल को ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी के जनक कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में मेंडल भी आप यूज कर सकते हैं, मेंडल। तो आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो मेंडल को। और मेंडल का पूरा नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। जो ग्रेगर जॉन मेंडल है, ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 में आपका एक शहर है ब्रून, ब्रून के छोटे से गांव सिलिसिया में हुआ था। तो जो मेंडल है, मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के सिलिसिया नामक छोटे से गांव में हुआ था और इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गिरजाघर से प्राप्त की थी और इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गिरजा घर से प्राप्त की थी और मेंडल ने अपने अध्ययन में एक मटर के पौधों को चुना था। मेंडल ने अपने अध्ययन में मटर के पौधों को चुना था। वो भी मटर का पौधा कैसा था? उद्यान मटर, उद्यान मटर। इन्होंने आपके उद्यान मटर को चुना था और इस मटर पर 7 वर्ष तक, सन क्या रहेगा आपका 1856 से 1863, मतलब 7 वर्ष जब इशू करेंगे तो 7 वर्ष आएगा। 7 वर्ष तक कार्य किया था। तो ये आपकी कुछ इंफॉर्मेशन आपके ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में है कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल है, इनको आनुवांशिकता के जनक कहा जाता है। ये ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के सिलिसिया नामक छोटे से गांव में हुआ था और इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गिरजाघर से प्राप्त की थी
मेंडल ने अपने अध्ययन में मटर के पौधों को चुना था और इस मटर पे इन्होंने 7 वर्ष तक कार्य किया और 7 वर्ष तक कार्य में इन्होंने मटर के पौधों के अलग अलग लक्षण को देखा था। जब इन्होंने मटर के पौधों पर कार्य किया तो इन्होंने 7 वर्ष तक जब कार्य किया तो 7 वर्ष में उन्होंने मटर के पौधों के अलग अलग लक्षण के देखे थे। जैसे पौधों की लंबाई हो गई, फली का रंग हो गया, फूलों का रंग हो गया, आपके ऐसे ऐसे करके उन्होंने 7 वर्ष में 7 अलग अलग पौधों के लक्षणों को देखा था। आप भी जानते हैं कि आपके घर में अगर कोई बड़ा बुजुर्ग है तो आपको कुछ रिस्ट्रिक्ट करता है, मतलब कुछ आपको क्या करता है, रुकावट देता है कि जैसे आपके अगर घर में दादा होंगे तो दादा के बिना परमिशन के आप कहीं नहीं जाएंगे। तो ऐसे ही जब इन्होंने कार्य किया 7 वर्ष तक, तो 7 वर्ष तक कार्य करने के बाद इन्होंने कुछ अपने नियम दिए। जैसे थोड़े घर में दादा होंगे तो दादा कहत नहीं 7 बजे घर चल जाए, बोलते होंगे ना कि यहाँ जाया आप उतने टाइम के अंदर आप क्या करेंगे, घर को रिटर्न हो जाएंगे। अगर घर नहीं रिटर्न हुए तो बहुत बुराई है। तो क्या करते हैं, अब इन्होंने जब 7 वर्ष तक कार्य किया तो 7 वर्ष तक कार्य करने के बाद अलग अलग नियम हैं। तो जो मेंडल ने अपने नियम को प्रस्तुत किया तो मेंडल के 3 नियम थे। मेंडल के नियम। तो मेंडल ने अपने अध्ययन को जब मटर के पौधों पर किया तो 7 वर्ष तक कार्य किया। 7 वर्ष में अलग अलग पौधों के लक्षण को देखे। अब लक्षण को देखने के बाद उन्होंने क्या किया, 3 नियम दिया। अब पहला नियम था प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम, ये रहा पहला, ये रहा दूसरा और ये रहा तीसरा। तीसरा नियम था आपका स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम। तो ये कुछ जानकारी आपके मेंडल के बारे में रहा। थोड़ा रिस्पेक्ट में देते इनको, मेंडल जी के बारे में रहा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, आपको आपके सेकेंड क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा। आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल के नियमों का वर्णन कीजिए। अब हम आपको अगले आपके जो आपका सेकेंड क्वेश्चन था उसमें हम बताए थे कि जो मेंडल थे, मेंडल ने अपने अध्ययन के बाद 3 नियम दिए थे। मेंडल के नियम, मेंडल के नियम। मेंडल ने अपने अध्ययन के बाद 3 नियम दिए थे। मेंडल ने 3 नियम को प्रस्तुत किया। पहला नियम क्या था, प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम।
पृथक्करण का नियम। तीसरा रहा आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो मेंडल ने अपने अध्ययन के बाद 3 नियम दिए थे। पहला है आपका प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम है आपका पृथक्करण का नियम और तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब इन नियम को हम आपको समझाते हैं कि मान लीजिए जो मेंडल है ये आपके दादा हैं। ये कौन है? दादा। कौन? जो आपके मेंडल है। मेंडल के 3 लड़का, मेंडल के 3 लड़का। पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेंडल हमारे दादा है, दादा के 3 लड़का। पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब इस नियम को एक एक करके हम आपको समझाएंगे। तो पहला नियम है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम। तो जो प्रभाविता का नियम है, मेंडल ने इन नियमों में या इस नियम के अनुसार एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों को चुना था। वो भी आपके विपरीत लक्षण वाले पौधे कैसे थे? उन्होंने विपरीत वाले लक्षण में पौधों की लंबाई को चुना था। और जो पौधों की लंबाई होती है वो 2 प्रकार से होती है। आप भी जानते हैं, एक बड़ा पौधा होता है और एक छोटा पौधा होता है। तो प्रभाविता नियम के अनुसार मेंडल ने एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों को चुना जिसमें से आपके पौधों की लंबाई थी और उस पौधों की लंबाई में आपके एक लंबा पौधा था और एक आपका बौना पौधा था। अब लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच जब आप क्रॉस करवाएंगे तो क्रॉस करवाने के बाद उन्होंने प्रथम पीढ़ी में लंबे पौधों को देखा। तो पहले हम इसका चार्ट बनवा देते हैं, फिर इसको हम आपको रिटेन आपको देंगे। तो जो प्रभाविता का नियम है, इनमें मेंडल ने पौधों की लंबाई को लिया। पौधों की लंबाई मतलब जो मेंडल थे उन्होंने पौधों की लंबाई को लिया। अब जो पौधों की लंबाई होती है वो 2 प्रकार से होती है। एक तो आपका लंबा पौधा और एक आपका बौना पौधा। अब जो लंबा पौधा था वो शुद्ध लंबा था। अब जो बौना पौधा था वो शुद्ध बौना था। मतलब प्योर टाल और प्योर ड्रॉप। तो शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना, इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे हम पौधों की लंबाई लिख दिए हैं तो इसको हम नीचे लिख देते हैं। इसको हम बोलते हैं जनक पीढ़ी या जनक पीढ़ी। अब आप भी जानते हैं कि जो जनक पीढ़ी होती है उस जनक पीढ़ी में क्या होती है, आपके विभाजन होती है। तो आपको जो लंबा पौधा है उसको हमेशा हम टी से दिखाते हैं और शुद्ध बौनों को स्मॉल टी से दिखाते हैं। तो अब जब इनमें विभाजन होगा तो विभाजन के फलस्वरूप आपके पिता से आधी आती है। तो इनमें क्या आएगी, आधा टी मतलब बड़ा टी और इससे छोटा टी। इसको हम नाम क्या देंगे, युग्मक। ठीक, अब इन बड़े टी और छोटे टी के बीच जब आपके क्रॉस होगा तो हमेशा आपके बड़ा और छोटा दिखाई देगा। तो इसको हम नाम देंगे F1 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी में हमेशा आपके लंबे पौधे दिखाई देते हैं। अब जैसे इसको समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे एक आपका कोई लंबा लड़का है और यहाँ पे कोई छोटा लड़का है। तो ये लंबा हो गया और ये छोटा हो गया। तो
ये जो आपके हैं ये हैं टिंकू और ये हैं मिंकू, डिनोट कर रहे हैं टी से और एम से। अब जो टिंकू और मिंकू है ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड्स। तो अब जब टिंकू और मिंकू आपके साथ में चलेंगे तो आपका फोकस हमेशा टिंकू पे जाएगा, जाएंगे तो दोनों साथ में, लेकिन अगर आप दूर से देखेंगे तो आपका जो ध्यान रहेगा हमेशा टिंकू पे जाएगा, न कि मिंकू पे। तो इस प्रकार जो F1 पीढ़ी में पौधे उत्पन्न होते हैं हमेशा लंबे पौधे उत्पन्न होते हैं। तो आपको प्रभाविता का नियम समझ में आ गया होगा। प्रभाविता के नियम को हम आपको रिटर्न करते हुए या लिख के आपको बताएंगे कि जो आपका प्रभाविता का नियम है उनमें मेंडल ने पौधों की लंबाई को लिया था। पौधों की लंबाई जो थी शुद्ध लंबा था, शुद्ध बौना था। जब उनके बीच आपके संकरण करवाए या क्रॉस करवाए तो जो F1 पीढ़ी में उत्पन्न पौधे थे वे कैसे थे, लंबे थे। तो इसी को हम क्या करेंगे, आपको लिखेंगे। तो मेंडल ने प्रभाविता नियम में मेंडल ने प्रभाविता नियम में एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को लिया, जिसमें उन्होंने पौधों के लंबाई कोष्टक में लिख दीजिएगा, शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना को लिया। जब इन्होंने इनके बीच क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में सदैव लंबा पौधा दिखाई दिया। तो आपको प्रभाविता का नियम समझ में आ गया होगा कि मेंडल ने प्रभाविता के नियम में पौधों की लंबाई को लिया। पौधों की लंबाई शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना था, जिनमें उन्होंने युग्मक बनाए और युग्मक के भी जब क्रॉस करवाए तो उनको F1 पीढ़ी में सदैव लंबा पौधा दिखा। तो ये रहा आपके प्रभाविता का नियम। तो आपको प्रभाविता के नियम के बारे में समझ में आ गया होगा। तो आपको प्रभाविता का नियम समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं पृथक्करण का नियम। पृथक्करण के नियम को और एक नाम से जानते हैं, शुद्धता का नियम। शुद्धता का नियम। इस प्रभाविता के नियम और पृथक्करण के नियम को आपका एक संकर क्रॉस में हम लोग पढ़ते हैं कि एक संकर क्रॉस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें जो मेंडल जी थे उन्होंने मटर के एक विपरीत लक्षण को लिया था, इसलिए इसको हम एक संकर क्रॉस बोलते हैं। तो ये जो दोनों नियम है इसको हम बोलते हैं एक संकर क्रॉस। तो आपका पेपर में पूछ सकता है कि एक संकर क्रॉस की व्याख्या कीजिए। तो एक संकर क्रॉस में आप प्रभाविता के नियम और पृथक्करण के नियम को दोनों की क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। अब हम पढ़ते हैं पृथक्करण का नियम। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। अब जो पृथक्करण का नियम था इनमें भी मेंडल ने
एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों को चुना था, जिसमें उन्होंने पौधों की लंबाई को लिया था। पौधों के लंबाई। अब जो ये पौधों की लंबाई होती है, उनमें दो प्रकार से हो सकते हैं। एक हो सकता है लंबापन और एक हो सकता है बौनापन। तो जो लंबापन है वो प्रभावी लक्षण है और जो बौनापन है अप्रभावी है। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी और इसको करते हैं स्मॉल टी। अब इनमें हम युग्मक का निर्माण करेंगे तो आएगा यहाँ से हाफ टी और यहाँ से आएगा हाफ टी। इसको हम बोलते हैं युग्मक। अब इनके बीच जब क्रॉस होगा तो आपके कैपिटल टी और स्मॉल टी आएंगे, जिसको हम नाम देंगे F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में हमेशा कैसे पौधे उत्पन्न होते हैं? तो लंबे पौधे। अब इस F1 पीढ़ी के बाद जो मेंडल थे आपके स्वपरागण कराए। आपको स्वपरागण का मतलब पता होगा कि जो स्वपरागण है, इनमें स्व मतलब नॉर्मली सी बात है स्वयं। तो इनमें जो मेंडल थे, एक पुष्प को या एक पौधों के लिया एक पुष्प के जो आपके परागकण होते हैं, वो परागकण क्या करते हैं, उसी पुष्प के, मतलब अब एक पेड़ है तो एक पेड़ में तो बहुत सारे पुष्प होंगे, तो एक से आपके पुष्प से परागकण निकलेंगे, किसी अगल बगल वाले पुष्प के परागकण पे जाके गिर जाएंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, स्वपरागण। अब जब स्वपरागण कराया तो मेंडल ने क्या किया कि कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी दो बार लेंगे। अब इनके बीच क्या कराया, क्रॉस कराया। तो आपके जब कैपिटल टी मिलेंगे तो क्या बनेंगे, बड़ा बड़ा। आप इसी का फिर छोटे से करेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इस छोटे वाले का हम क्या करेंगे, इस टी से करेंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, और जब इसी का स्मॉल से करेंगे तो स्मॉल टी। इस प्रकार जो आपके इनका रेशियो रहा, एक संबंध दो संबंध एक, तो मतलब एक शुद्ध लंबा, दो मिश्रित लंबे और आप एक क्या रहा, शुद्ध वर्णन। तो आप पढ़े कि जो प्रभाविता का नियम है, प्रभाविता के नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में लंबे पौधे दिखे और इसको हम बोलते हैं F2 पीढ़ी। जैसे ही प्रभाविता के नियम के अनुसार हम प्रभाविता के नियम को जब लेते हैं तो उनमें जब स्वपरागण कराते हैं, तो जैसे ही स्वपरागण कराते हैं वैसे ही जो लंबे पौधे F1 पीढ़ी में देखे थे वो अलग अलग हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार तो सभी लंबे पौधे दिखने चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे ही हम इस लंबे पौधे का स्वपरागण कराते हैं तो जो युग्मक बनते हैं वो पृथक पृथक हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे से मिलते नहीं है, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसलिए इसको हम बोलते हैं पृथक्करण का नियम, या इसी को हम बोलते हैं शुद्धता का नियम। तो आपको प्रभाविता के नियम के बाद स्वतंत्र अवयवन का नियम समझ में आ गया, तो इधर पे हम लिख देते हैं कि जब मेंडल ने प्रभाविता नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे दिखाई देते हैं। जैसे ही हम स्वपरागण कराते हैं तो F2 पीढ़ी में युग्मक पृथक
पृथक पृथक हो जाते हैं, अर्थात एक दूसरे से मिलते नहीं हैं और इनमें एक संबंधी दो संबंधी एक के अनुपात में पौधे प्राप्त होते हैं। अब एक क्या है? शुद्ध लंबा। दो क्या है? मिश्रित लंबा। और एक क्या है आपका? शुद्ध बौना। तो आपको इस पृथक्करण का नियम समझ में आ गया होगा कि जब मेंडल ने प्रभाविता नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में हमेशा लंबे पौधे उत्पन्न होते हैं, जैसे ही हम उनका स्वपरागण कराते हैं तो ये युग्मक क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, मतलब स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। कोई शुद्ध लंबा रहा, कोई मिश्रित लंबा और कोई शुद्ध बौना। तो इस नियम को हम बोलते हैं पृथक्करण का नियम या शुद्धता का नियम। तो ये नियम आपको समझ में आ गया होगा, आपको पृथक्करण का नियम समझ में आ गया होगा। अब चलते हम मेंडल के तीसरे नियम की तरफ। मेंडल का तीसरा नियम है स्वतंत्र अभिवन का नियम। क्या नियम है? स्वतंत्र अभिवन का नियम। तो इस नियम को हम समझते हैं। इस नियम को हम बोलते हैं द्विसंकर क्रॉस। इसी को हम क्या बोल सकते हैं? द्विसंकर क्रॉस। क्यों द्विसंकर क्रॉस बोलते हैं? इसलिए हम इसको द्विसंकर क्रॉस बोलते हैं क्योंकि इसमें मेंडल ने दो जोड़े विपरीत लक्षणों को लिया था। द्विसंकर क्रॉस में या पृथक्करण के नियम में मेंडल ने दो जोड़े विपरीत लक्षण को लिया था, आपका गोल व पीला, दूसरा आपका है हरा व झुर्रीदार। तो जो गोल और पीला थे वे प्रभावी लक्षण थे और जो हरा और झुर्रीदार थे वे थे अप्रभावी। तो गोल को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? राउंड। तो इसको हम डिनोट करेंगे RR। पीला को क्या बोलते हैं? येलो। तो इसको हम लिखेंगे बड़ा वाई बड़ा वाई। अब इसी का अपोजिट कर देंगे, इसको हम छोटे में लिख देंगे RR और छोटा वाई छोटा वाई। तो इसको हम बोलते हैं जनक कोशिका या जनक पीढ़ी भी बोल सकते हैं, जनक पीढ़ी। अब इनमें क्या होगा? विभाजन होगा। विभाजन के बाद आपके युग्मक बनेंगे। तो एक R से एक R आएगा और एक Y से Y। ऐसे यहाँ पे होगा छोटा R और छोटा Y। जब इनके बीच हम क्रॉस करवाते हैं, इनके बीच जब क्रॉस करवाते हैं तो क्रॉस करवाने के बाद हमको आपके एक Y के साथ या एक R के साथ एक छोटा R आएगा और एक बड़ा Y के साथ छोटा Y आएगा। इतना तो समझ में आ गया होगा कि इनमें आधा किया, आधा हुआ। आधा करने के बाद जब इनका हम क्रॉस करवाते हैं तो बड़ा R के साथ छोटा R और बड़ा Y के साथ छोटा Y आता है। तो अब इनके बाद इसको हम नाम क्या देते हैं? F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में आपके हमेशा कैसे दिखाई देते हैं? तो गोल और पीले। कैसे दिखाई देते हैं? गोल और पीले। अब इसके बाद मेंडल ने इनमें स्वपरागण कराया। स्वपरागण।
जैसे ही इन्होंने स्वपरागण कराया तो आपके 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। इस आर का गुणा एक बार इस बड़े वाई में करेंगे और छोटे वाई में, तो जब बड़ा आर का इन दोनों में गुणा करेंगे तो क्या बनेंगे, आर बड़ा वाई, एक तो ये बना, दूसरा क्या बनेगा, बड़ा आर छोटा वाई। अब ऐसे इस छोटे का आर का हम इनमें भी गुणा करेंगे और इनमें भी करेंगे, तो क्या बनेगा आपका छोटा आर बड़ा वाई, और यहाँ पे क्या बनेगा छोटा आर छोटा वाई। तो इस प्रकार आपके 4 युग्मक बन गए। अब इस 4 युग्मक को यहाँ पे हम आपको चार्ट के द्वारा समझाएंगे। चार बॉक्स बनाएंगे, 1 2 4, ऐसे 4 खाना, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे हम आपके लिखेंगे आर आर छोटा आर बड़ा आर छोटा वाई। अब क्या लिखेंगे छोटा आर बड़ा वाई, ऐसे ही छोटा आर छोटा वाई। जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं युग्मक, युग्मक आपका एक तरफ नर रहेगा और एक तरफ मादा। अब ऐसे ही क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे बड़ा आर बड़ा वाई, बड़ा आर छोटा वाई, छोटा आर बड़ा वाई और छोटा आर छोटा वाई। अब एक को उठाएंगे हम इन चारों में मल्टीप्लाई या गुणा करेंगे, ऐसे ही इनको उठाएंगे इन चारों में करेंगे, ऐसे इनको उठाएंगे चारों में करेंगे और ऐसे ही इसको करेंगे चारों में करेंगे। तो इसका करेंगे तो बड़ा आर बड़ा वाई बड़ा वाई बड़ा वाई, इसका बड़ा आर बड़ा वाई छोटा वाई, इसका बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई बड़ा वाई, ऐसे इसमें करेंगे तो बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई, ऐसे इसमें। अब इसको उठाएंगे और इनमें हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, बड़ा आर बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर छोटा वाई छोटा वाई, बड़ा आर बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर छोटा वाई छोटा वाई। अब ऐसे उठाएंगे इसका करेंगे बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई बड़ा वाई, बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई, छोटा आर बड़ा वाई बड़ा वाई, छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई, ऐसे इसमें करेंगे बड़ा आर बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर छोटा वाई छोटा वाई, छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई, छोटा आर बड़ा वाई, सॉरी छोटा आर छोटा वाई छोटा वाई। अब जब इनका हम नामकरण करेंगे तो इनमें आपके जो द्विसंकर क्रास होता है उनमें 9 संबंधित 3 संबंधित 1 के अनुपात में आपको क्या प्राप्त होता है। तो एक नंबर में पूछता है कि द्विसंकर क्रास का रेशियो या अनुपात कितना मिला, तो 9 संबंधित 3 संबंधित 1 में मिला था, जिनमें से 9 आपके यहाँ पे स्पेस कम है तो हम आपको यहाँ पे लिख दे रहे हैं 9 संबंधित 3 संबंधित 1, जिनमें से 9 आपके गोल व पीले और 3 आपके हरे व गोल, और एक आपका यहाँ पे था
हरा व झुर्रीदार, और 3 आपका पीला व झुर्रीदार प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार हम द्विसंकर को बोल सकते हैं कि इसमें मेंडल ने 2 जोड़े विपरीत लक्षणों को लिया और जब उनके बीच क्रॉस करवाया तो F1 पीढ़ी में आपके गोल और पीले बीज उत्पन्न हुए। जैसे ही हम इनका स्वपरागण कराते हैं तो इसको हम बोलते हैं F2 पीढ़ी। तो जैसे ही हम इनका स्वपरागण कराते हैं तो F1 पीढ़ी के बाद F2 पीढ़ी में 9 संबंधे, 3 संबंधे, 3 संबंधे 1 के अनुपात में हमको प्राप्त होते हैं, जिसमें से गोल व पीलों की संख्या 9 होती है, हरे व गोल की संख्या 3 होती है, पीला व झुर्रीदार की संख्या 3 होती है और हरा व झुर्रीदार की संख्या 1 होती है। तो इस प्रकार हमको 9 संबंधे, 3 संबंधे, 3 संबंधे 1 के अनुपात में प्राप्त होता है। तो आपको तीनों नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अवयवन का नियम। तो आपको मेंडल के तीनों नियम समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, मानव में लिंग निर्धारण की व्याख्या कीजिए। तो आप हमको बताइए कि लिंग निर्धारण क्या होता है, एनीवन? तो लिंग निर्धारण मानव में ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, लिंगों का पता करते हैं। लिंग मतलब कि वो नर है कि मादा। तो लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण, तो जो लिंग निर्धारण होता है कि यह एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा लिंगों का पता चलता है कि वे नर है कि मादा। नर और मादा मतलब कि वो लड़का है या लड़की। तो लिंग निर्धारण का मतलब समझ में आ गया होगा कि लिंग निर्धारण मानव में एक ऐसी क्रिया है या ऐसी क्रियाविधि है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, लिंगों का पता लगाते हैं कि वो नर है कि मादा। अब आपको बताएंगे कि जो मानव की कोशिका होती है, मानव की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर संख्या की बात करें तो 46 होती है आपकी स्पर्म और ओवा को छोड़ करके। कि यहाँ पॉइंट में कर दीजिए कि मानव के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी, संख्या की बात करेंगे तो 46, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। किनको छोड़ करके? आपके स्पर्म एंड ओवम, इन दोनों को छोड़ करके मानव की जितनी भी कोशिका रहेगी उनमें 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाएंगे। अब इस 23 जोड़ी गुणसूत्र में से इसको पॉइंट में कर लेंगे कि 23 जोड़ी में से 22 जोड़ी गुणसूत्र समान होते हैं। 23 जोड़ी में से 22 जोड़ी गुणसूत्र समान होते हैं, जिसे हम ऑटोसोम
कहते कहते हैं। तो जो मानव की 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, उनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र समान होते हैं, जिसको हम ऑटोसोम कहते हैं। बच्चा से 22 में अगर 1 प्लस करेंगे तो 23 आएगा। तो एक जोड़ी गुणसूत्र भिन्न होते हैं उसे हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो जो मानव होती है, मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाई जाती है, जिनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र होती है, वो क्या होती है, आपकी एक समान दिखती है, जिसको हम ऑटोसोम कहते हैं। और एक जोड़ी गुणसूत्र मतलब 23वां जोड़ी गुणसूत्र भिन्न होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आपका लिंग गुणसूत्र। तो 23 जोड़ी गुणसूत्र मानव में, जिनमें से 22 जोड़ी समान होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोम। और एक जोड़ी अलग होती है, मतलब 23वां जोड़ी, यहां पे लिख दे रहा है, एक जोड़ी अलग होती है, जिसको हम बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। तो जो ऑटोसोम होता है, समान होती है, उसको एक्स से दिखाते हैं। और जो आपका लिंग गुणसूत्र होता है, उसे हम एक्स वाई से दर्शाते हैं। तो आपको पता होगा कि हमेशा लिंग निर्धारण कौन करता है, पुरुष करता है, ना कि माता। जो मानव में लिंग निर्धारण है, उसको हम चार्ट के थ्रू आपको समझाएंगे। तो अभी आपको हम बताए हैं कि जो मानव होती है, मानव के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, केवल स्पर्म और ओवा को छोड़ करके। अब इनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र समान होती हैं, जिसको हम ऑटोसोम कहते हैं। और एक जोड़ी गुणसूत्र भिन्न होती है, अलग होती है, जिसको हम बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। इस लिंग गुणसूत्र के द्वारा हम डिसाइड करते हैं कि आपकी जो संतति होगी या जो बच्चा पैदा होगा, वो लड़की होगी कि लड़का। तो इसको आइए हम चार्ट के द्वारा समझाते हैं। अब एक्स एक्स गुणसूत्र किसमें पाई जाती है, लड़की में। और एक्स वाई किसमें होता है, लड़का में। अब इसमें से एक्स हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्स, और एक क्या हो जाएगा, वाई। तो जब लड़की का एक्स और लड़का का एक्स मिलता है, तो एक्स होगा, तो क्या होगी, लड़की होगी। अब जब लड़की की एक्स और जब लड़का का वाई मिलेगा, तो क्या होगा, एक्स वाई, तो क्या होगा, लड़का होगा। अब जब लड़की की एक्स या महिला की एक्स या मादा की एक्स मिलेगी और पुरुष का एक्स मिलेगा, तो एक्स मिलेगा, तो क्या बनेगी, लड़की। और जब आपकी मादा का एक्स और पुरुष का वाई मिलता है, तो एक्स वाई मिलती है, तो इस कंडीशन में भी बच्चा क्या उत्पन्न होगा, लड़का। तो आप देख रहे हैं कि 50% लड़की हो और 50% आपके लड़का उत्पन्न होते हैं। ये क्या है, लड़की, और ये क्या है, लड़का। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हमेशा लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, लड़कों के द्वारा, ना कि लड़की के द्वारा। तो आपको आपके सारे क्वेश्चन का जवाब या उत्तर आपको मिल गया होगा। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा या इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। आपको सारे क्वेश्चन का जवाब आपको बहुत सिंपल वर्ड में आपको मिल जाएगा।